ओके, इवन एंड ऑड फंक्शन यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो कल ही आपको मैं बताया था कि x की जगह -x रखने पर अगर दोबारा फंक्शन आ जाता है तो फंक्शन क्या है, इवन है। x की जगह -x रखने पर दोबारा फंक्शन तो आ रहा है लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, तो फंक्शन ऑड है। और यही चीज़ हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखी थी। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट में 2 पॉइंट्स ये बताए थे कि जैसे कि हमने ये देखा ना, आपको इवन में पता होना चाहिए कि f ऑफ -x और f ऑफ x बराबर होंगे, ये हमने देखा था। तो अगर आप ये f ऑफ x को इस तरफ ले आओगे तो ये इस तरह की इक्वेशन देगा आपको, f ऑफ -x माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ में आया? कुछ लोग जो है इसको ऐसे याद रखते हैं कि माइनस वाला इवन है और प्लस वाला ऑड है। देखो ना, यहाँ पे प्लस आया है तो वो ऑड है और माइनस वाला इवन है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी चीज़ को हम लोग आगे ले जाते हैं। एक चीज़ और मुझे आपको पढ़ानी थी लेकिन वो हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अच्छा, एक पॉइंट और पढ़ा था अपन ने कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो मेनी वन फंक्शन होते हैं। सही बात है ना? ऑब्वियसली दिख भी रहा है हमको, क्योंकि ये जो फंक्शन है जैसे 1 और -1, इवन फंक्शन का मतलब ही क्या हो गया कि x पर और -x पर दोनों पर वैल्यू सेम आएगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। दोनों पर वैल्यू सेम आएगा। ओके, आपका होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। दोनों पर वैल्यू सेम आएगा और तभी तो दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है ना? तो दोनों पर वैल्यू सेम आएगा मतलब अगर आप 1 रखते हो -1 रखते हो तो आपका आउटपुट सेम मिलेगा। अगर आप 2 रखते हो और -2 रखते हो तो भी आपको आउटपुट सेम मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इवन फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन, है ना? इवन फंक्शन जो होता है मेनी वन फंक्शन होता है, और मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं बना सकते आप, क्योंकि आप सीधा बनाओगे तो आपको फंक्शन वैलिड मिलेगा मेनी वन। लेकिन अगर आप उल्टा बनाओगे, देखो ना, उल्टा बना रहे तो फिर एक के दो लफड़े आ रहे, तो वैलिड फंक्शन थोड़ी ना हुआ। ये चीज़ अपन ने, चलो ये तो कल की बातें हैं सारी, आगे बढ़ा जाए। होमवर्क क्वेश्चन जो था आपका, मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया होगा आपको, राइट? हाँ, ये वाला ना। तो ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, है ना? इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, अभी ही कर लेते क्या? यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, चलो देख लेते हैं इसको अपन, 2 मिनट लगेगा। आपको क्या दिया? f ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर में √x, ये 5 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मतलब जानबूझकर बहुत डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी गई है। किसी का आंसर आया तो मेरे को आंसर बता दो ABCD में से, फिर मेरे को आंसर निकालने में 5 मिनट तो लगेगा, इसका समझाने में 5 मिनट लगेगा। तो ABCD में से आंसर बता दीजिए। ये बात जो है इसको मैं बॉक्स पे डाल रहा हूँ। देखो, जो बॉक्स में जो बात है वो बात और कहीं नहीं है इस दुनिया में। मतलब अगर f के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट का क्यूब प्लस 1 हो और उसी आर्ग्यूमेंट का अंडर रूट पावर में रखा हुआ हो, समझ में आ रहा है? अंदर क्या है? क्यूब ऑफ अ नंबर प्लस 1 और ऊपर क्या है पावर में? वही नंबर का रूट पावर में रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हो जाने पर आपका आंसर 5 आएगा। एग्जाम्पल ले लेते, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता कि टेल अस द वैल्यू ऑफ 26 टू द पावर 5, f ऑफ 26 टू द पावर 5। अगर आपसे ये पूछा जाता बाय चांस, है ना, वो तो ऐसा पूछा नहीं आपसे, तो और डिफिकल्ट करके पूछा ना। इसका थोड़ा इजी वर्जन बता देता हूँ मैं, जो आपको मान लो CET के एग्जाम में पूछ लिया ऐसा, तो आप क्या कह सकते हो? सॉरी, ये 126 की पावर में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो √5, तो आपके सामने जो चीज़ लिखी वो क्या है? 5 क्यूब प्लस 1 की पावर में अंडर रूट 5। तो देख रहे हो, नंबर का क्यूब प्लस 1, नंबर का क्यूब प्लस 1
और उसकी पावर में क्या है √5। अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 5। आपका आंसर सिंपली 5 हो जाएगा। ये तो खैर एक तरीके से क्वेश्चन को समझना हुआ कि हाँ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आपसे पूछा क्या है ये, तो जो चीज़ पूछी गई है उसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। दिस हैज बीन आस्क्ड, और यहाँ पे है 27। 27 इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर दैट इज 3 प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब की पावर में देखो क्या लिखा है 27 बाय वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही आपसे इसका वैल्यू पूछ लिया उसने कि क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा ये 27 इज 3 क्यूब, और इसका अगर मैं बंटवारा कर देता हूँ तो आपके सामने देखिए क्या आ जाएगा 3 क्यूब अपॉन वाई क्यूब। आया समझ में? फिर वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब बंटवारा करते तो आते ही अपने को। ये जो क्यूब लिखा है इसको मैं एक साथ पावर में क्यूब बना देता हूँ, +1। और यहाँ पर क्या लिखा है 27 बाय वाई का अंडर रूट। अच्छा 27 बाय वाई के अंडर रूट को मैं कुछ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ बताएं? 27 है क्या? 27 को आप कह सकते हो 3 का क्यूब, और नीचे जो y लिखा है उसको एज इट इज रहने दो, और ये पावर में क्या है रूट है, मतलब दोनों का होल रूट लगा हुआ है। तो कैन आई राइट इट एज, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि जो 3 रूट, ये जो आपके सामने, चलो थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। 3 क्यूब लिखा है ना, 3 क्यूब को क्या लिख सकते हो आप बताओ जल्दी से? 3 क्यूब का जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, 3√3 लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये 3 क्यूब को आप लोग लिख कह सकते हो 3√3। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 3y का होल क्यूब +1, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है 3√3 अपॉन y, है ना, और 3√3 अपॉन √5, सॉरी, ऐसा आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अरे भाई 3 क्यूब को ऐसा लिख दिया, 3 क्यूब का अंडर रूट जो है वो 3√3 हो गया, और जो y है उसका अंडर रूट √y हो गया। अच्छा अगर ये 3/y, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा कह देता हूँ, है ना, क्या कह देता हूँ? अल्फा। तो देखिए भाई अल्फा नहीं, चलो लफड़ा कह देते हैं ना, लेट अस कॉल इट लफड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखा है लफड़ा क्यूब +1 की पावर में क्या लिखा है, देखिएगा ध्यान से, 3 टाइम्स अंडर रूट लफड़ा, 3 टाइम्स अंडर रूट लफड़ा। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये क्या लिखा है 3 बाय लफड़ा अंडर रूट लिखा है ना, 3 बाय वाई अंडर रूट मतलब अंडर रूट लफड़ा, और बाहर एक 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 टाइम्स लफड़ा है। पावर पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाइड होते हैं, तो मतलब ये 3 को आप यहाँ से हटाकर इसकी होल पावर में डाल सकते हो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, L³ +1 की पावर में अंडर रूट लफड़ा होल पावर में क्यूब। ठीक है, अभी अभी अपन ने सीखा था कि ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिए, फंक्शन के अंदर क्यूब ऑफ ए नंबर +1 और उसी नंबर का अंडर रूट। तो देखिए फंक्शन के अंदर में क्यूब ऑफ ए नंबर +1 और उसी नंबर का अंडर रूट, तो ऐसा कर देने पर आपका आंसर क्या आता है? 5 आता है। सही है, आपका आंसर आता है 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5, और बाहर एक क्यूब लगा हुआ है तो आ जाएगा 5 क्यूब। ठीक है, अच्छा आप लोगों को हल्का सा डाउट आएगा, ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू है, उसके बाहर पावर लगा हुआ है ना, ये आर्ग्यूमेंट पे पावर नहीं लगा हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मतलब ऐसा है, फंक्शन f ऑफ समथिंग की पावर में अंडर रूट ऑफ लफड़ा, ऐसा है क्वेश्चन, है ना। बाई चांस अगर आपको डाउट हो रहा है तो 5 क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक चीज़ और मेरे को याद आ रहा है, तो ये वाला तो खैर अपन ने कर ही लिया था ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, यार एक क्वेश्चन था मुझे, चलो अब मैं बताता हूँ, याद आता है तो। आप में से कोई स्टूडेंट ने उसका डाउट पूछा था मुझसे क्लास के बाद। 30 वाला कहाँ गया? पिछली क्लास में था ना, एक बार देख लेते स्क्रॉल करके।
चलिए अभी रहने दो, मिल नहीं रहा वो। चलिए कम बैक टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में ज्योमेट्रिकली क्या होता है वो अपन समझते हैं। हर कोई बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना। एवरीवन लिखिए मेरे साथ, पहले लिखो एवरी इवन फंक्शन। ठीक है, अगला टाइटल है। एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y axis and every odd function is symmetric about, तिरछा क्यों जा रहा है इतना, every odd function is symmetric about the origin। ये क्या लिख दिया भाई मैंने, समझा रहा हूँ। आंसर आपका बी आया था, आंसर सी आएगा 5 क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, कोई भी इवन फंक्शन जो होता है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। आपके सामने मैं एग्जांपल पेश करना चाहूंगा, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले अपन इवन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसान भी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देखिए भाई, अगर मैं आपके सामने कोई फंक्शन लिखता हूं, आप बताना ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन लिखा आपके सामने। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इवन है ऑड है, इवन है या ऑड है, इवन है। क्यों, पावर इवन है ना, ना ना ऐसे मत देखना, ऐसे मत देखना पावर इवन है तो इवन है। आप इसको ऐसे देखिए कि अगर आप y को आप f ऑफ x भी बोल सकते हो, तो अगर आप x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो भी फंक्शन को कुछ फर्क पड़ा ना, बिल्कुल भी नहीं। फंक्शन ने बोला मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अभी भी वही हूँ, पहले भी वही था। तो x की जगह माइनस एक्स डालने पर फंक्शन वही है। देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन इज इवन। इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका ग्राफ हमें आता है, हम लोगों को इसका ग्राफ आता है, क्वाड्रेटिक में अपन ने इतना तो पढ़ा ही है। इनफैक्ट हम लोग तो कॉनिक सेक्शन पढ़ के बैठे यार, तो अपने को तो ये वाला बेसिक पैराबोला तो आता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x एक्सिस y एक्सिस। अब आप ध्यान से देखो कि इसका ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब y एक्सिस को अगर आप मिरर की तरह सोचोगे, है ना, मिरर की तरह अगर आप सोचने लगोगे, तो जो ग्राफ इस तरफ है मिरर के राइट हैंड साइड पे, वही ग्राफ मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ऐसा हर बार होगा, ऐसा हर बार होगा, हर बार। मतलब इसका सर कि एक दो ग्राफ और बताओ जल्दी से। तो देखो भाई, अपन ने देखा एक और ग्राफ, y इज इक्वल टू, y की जगह अपन f ऑफ x लिखते हैं। लिखिए भाई f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x। मॉड x का ग्राफ आता है अपने को, बिल्कुल आता है भाई, क्यों नहीं आता है, इतनी पढ़ाई क्यों करी अपन ने। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ तो हमें तुरंत बना सकते हैं हम लोग। देखिए v शेप का ग्राफ होता है। इज इट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्या जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे वैसा y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है। सो इफ द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो आप लोग क्या बोलोगे कि फंक्शन इज इवन। इसको आप मिरर मान लो, तो जैसा ग्राफ इस तरफ है वैसा ग्राफ इस तरफ है। ठीक है, आप x और माइनस एक्स की मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ आता है अगर, तो फिर वो मेथड क्यों लगाएंगे अपन। वो मेथड तब लगाओ जब ग्राफ नहीं आता है हमको।
ग्राफ हम नहीं बना सकते, ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है। एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स के बराबर है। तो ये वाला ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँगा तो देखिए कैसे बनेगा। कॉज एक्स का ग्राफ भी आता है मुझे, तो आइदर यू डू इट बाय माइनस एक्स मेथड। देखो ओरली करेंगे, मन में करेंगे ना। यहाँ पे देखिए प्लीज, एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे क्या बनेगा, मन में सोचो। कॉस ऑफ माइनस एक्स बनेगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव नंबर डाल दो उसको चबा जाता है ना। तो बेसिकली आपके पास जो पहला फंक्शन था कॉस एक्स, माइनस एक्स डालने पर भी आपका जो दूसरा फंक्शन आ रहा है वो पहले जैसा ही है। मतलब माइनस एक्स डालने पे इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन। तो cos x का ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, और होता भी है। ये देखिए मैंने बना दिया cos x का ग्राफ, ये बना दिया cos x का ग्राफ। ये x एक्सिस के इस तरफ है, अगर मैं x एक्सिस के उस तरफ बनाऊं ना तो भी एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। तो जैसा x एक्सिस के इस तरफ है एकदम उसी का प्रतिबिंब, उसी का मिरर इमेज है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आप ग्राफ देख के तुरंत बता सकते हो कि ग्राफ जो होगा वो इवन, फंक्शन जो होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। देखिए भाई, 3 ग्राफ तो अपन लोगों ने बना ही लिए। आप मुझे ये बताइए कि y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बच्चा, मॉडुलस ऑफ, छोड़ो ऐसे देखो, ln ऑफ मॉड x, इज इट इवन और ऑड। क्या ये इवन है या ऑड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फड़फड़ा गए होंगे एकदम से कि सर ये क्या पूछ लिया सर, जान ले लोगे क्या। लेकिन भाई ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ। अगर आर्ग्यूमेंट पे मॉड हो, आर्ग्यूमेंट पे मॉड हो तो आपका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनता है, और अगर पूरे फंक्शन में मॉड हो तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। ये चीज अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है अभी कुछ दिनों पहले ही। ठीक है, तो अगर आर्ग्यूमेंट में मॉड है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है x, तो पहले आप ln x का ग्राफ बना लो। तो ln x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है ln x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ये आपके सामने पेश कर दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पर x पर मॉडुलस ले लूंगा तो ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल ग्राफ ऑफ ln mod x। अब बताओ मुझे ग्राफ देखकर ln mod x इवन है या ऑड है। बिल्कुल इवन है, क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है ना, मिरर इमेज की तरह एक्ट कर रही है y एक्सिस। ठीक है, तो ये भी इवन है, ये भी, सारे इवन ही है। इवन की तो एग्जांपल दे रहा हूँ बट आप फिर भी लिख लो। चलिए, अब अगर अपन ने इवन की बात कर ली है तो हम लोग ऑड की बात करते हैं। ऑड फंक्शन, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, दुनिया का सबसे आसान एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो भाई साइन एक्स का ग्राफ तो मैंने ऐसे बना दिया, देखो। है ना, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पीछे कैसे बनता है साइन का ग्राफ। जीरो पे ये जीरो ही होता है, तो ऐसे बनेगा। सॉरी, और ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जो ग्राफ आपका y एक्सिस के इस तरफ बन रहा है वही ग्राफ आपका y एक्सिस के इस तरफ बन रहा है ना। इट इज नॉट एन इमेज अबाउट y एक्सिस। अरे भाई देखो ना, अगर आपका इमेज होता, मिरर इमेज होता ना, ये अगर ये मिरर इमेज होता तो आपका ग्राफ ऐसा होता भाई, ऐसा। ये व्हाइट वाला जो है ना उसको देखो, ये होती मिरर इमेज। दिस इज मिरर इमेज। जो मैंने अभी बनाया था वो मिरर इमेज नहीं है, येलो वाला जो है वो मिरर इमेज नहीं है। दिस इज नॉट द मिरर इमेज। ये एक्चुअली में दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। मतलब
ओरिजिन क्या होता है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो, ओरिजिन के बगल में लिख लो आप कि लाइन y इज इक्वल टू -x, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको, है ना। तो मैं आपको क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर देख लो एक बार, जल्दी मैंने कर दिया। एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन। तो ओरिजिन आपके पास क्या था, ये है ओरिजिन, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या था कि ओरिजिन के ऊपर है जैसा फंक्शन दिख रहा है आपको, ओरिजिन के ऊपर कैसा है फंक्शन, ऐसा, ओरिजिन के नीचे भी एकदम वैसा ही होगा, इसको कहते हैं सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन। इसको आप मिरर इमेज की तरह भी देख सकते हैं कि हाँ ओरिजिन पर अगर आपने, या लाइन y इक्वल टू -x, ये लाइन कौन सी, y इक्वल टू -x ही तो है ना। इस लाइन पर अगर आपने एक मिरर ऐसे लगा दिया, है ना, तो ऊपर जो इमेज आ रही है वही इमेज नीचे भी आ रही है, ठीक है। हालांकि ये मिरर इमेज से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं इसको सिमेट्रिक वर्ड से समझाता हूँ, है ना। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन। अच्छा, अगर मैं आपके सामने दूसरा फंक्शन बना दूं, ये है आपका ऑड फंक्शन, दूसरा फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू tan x। तो tan x क्या होगा, इवन या ऑड, ऑड, बिल्कुल ऑड होगा ये, क्यों, क्योंकि tan x का ग्राफ हमको आता है। tan x का ग्राफ अगर मैंने बनाया तो देखिए tan x का ग्राफ कैसे बनेगा, tan कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, 90 पे, 0 पे डिफाइन होता है, बिल्कुल डिफाइन होता है, तो 90 पर ये दिक्कत देगा ना। तो मैं इसका एक साइकिल बनाता हूँ बस, एक मिनट। देखो भाई, tan का ग्राफ जो ओरिजिन के ऊपर है एग्जैक्टली वही ग्राफ ओरिजिन के नीचे भी होगा। ये कंप्लीट ग्राफ होता है tan x का, एक साइकिल मैंने बना दी। ये लाइन क्या होती है, ये पॉइंट होता है π/2, π/2 पर देख रहे हो ना, हवा है, नॉट डिफाइंड, और -π/2 पर भी है, नॉट डिफाइंड है, और एग्जैक्ट π/2 से जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओगे आप, π/2 से पीछे, तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। ऐसे ग्राफ रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए भाई, आपका ग्राफ जो ओरिजिन के ऊपर है बना है, ओरिजिन मतलब लाइन y इक्वल टू x, इसके ऊपर जो आपका ग्राफ बना है वही ग्राफ नीचे बना हुआ है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अच्छा देखिए, बना लिया होगा आप लोगों ने ग्राफ, है ना। आप हर फंक्शन को, एवरी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखिए इस चीज को, एवरी फंक्शन can be expressed, can be expressed as a sum of an even and odd function. Every function can be expressed as a sum of an even and odd function, ठीक है। ग्राफ छाप लो जब तक, और ये वाला पॉइंट भी लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है f(x), तो आप इसको दुनिया में हर फंक्शन को आप कैसा लिख सकते हो, आप दुनिया में हर फंक्शन को लिख सकते हो इवन प्लस ऑड फंक्शन का कॉम्बिनेशन। ये कैसे कह दिया सर, देखना ध्यान से ना, अभी मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए f(x) को आप क्या लिख सकते हो,
पहले तो मैं ऐसा लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अभी ध्यान से देखना ना, कुछ स्टाइलिश तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। हुआ क्या समझो? ध्यान से देखिए, हम लोगों ने किया क्या है कि ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा था यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स को ऐसा लिख दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू। ऐसा क्यों करा वो तो अपन बाद में देखेंगे। ऐसा करने से अपने को हासिल क्या हुआ है, और यहाँ पर लिख दिया वही चीज़ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स विद अ माइनस साइन। जब आप इस चीज़ को पूरा एक्सपैंड करोगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो 2 है तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा। जब आप ऊपर ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स और नेगेटिव ऑफ लफड़ा और माइनस लफड़ा ये तो कैंसिल हो रहा है ना वैसे भी। तो बेसिकली आपके सामने लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स ही तो लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से अपन ने ऐसा और ऐसा लिख दिया है। ऐसा करने से अपन ने हासिल क्या किया देखते हैं। ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, ध्यान से देखो, ये फंक्शन प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ आपको, हमने अभी भी पढ़ा था। और सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये क्या होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। और माइनस वाला क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, प्लस वाला ऑड होता है और माइनस वाला इवन होता है। तो हमने क्या करा है कि ये जो आपके सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है ये अब कोई ऑड फंक्शन है। दिस इज एन ऑड फंक्शन एंड दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि ये सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, अपन समझाऊंगा मैं धीरे से आपको। ठीक है, चलो और थोड़ा सा इसको मैं अगर ऐसा बना दूं, एक एग्जांपल करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए जी एक्स कह देते और इसको थोड़ी देर के लिए एच ऑफ एक्स कह देते। तो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम जी ऑफ एक्स प्लस सम एच ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड एच ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख दिया, एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन का एडिशन लिख दिया है ना। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होगा वो अपन धीरे धीरे समझ जाएंगे, और ऐसा कर सकते ही हमें पता होना चाहिए कि एवरी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ एन ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड और इवन फंक्शन का सम की तरह अपन हर फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लीजिए कि एक्सप्रेस f of x is equal to e to the power x as sum of odd and even, है ना। ये एकदम टिपिकल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाएगा कि कोई भी फंक्शन को आप ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन के जैसा लिख के बताएं। तो क्या करना रहेगा अपने को उसमें, वो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ भाई, तो देखिए ये रहा आपके सामने एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने क्या क्या सीखा था अभी बच्चों, आगे देखो, सिर्फ आगे देखो। एफ ऑफ एक्स को आप इवन और ऑड फंक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, प्लस वाला मतलब ऑड। ठीक है, प्लस वाला मतलब ऑड। आप इसको ओपी से भी याद रख सकते हो ना। ओपी मतलब क्या हो गया, नहीं वो नहीं जो आप सोच रहे हो। ओपी मतलब ये हो गया कि ऑड प्लस। ठीक है, तो प्लस वाला ऑड हो जाएगा और माइनस वाला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये क्या हो जाएगा, इवन। ऑड और इवन, सही क्या। अच्छा, फंक्शन था क्या असल में बच्चों, देखो ध्यान से, फंक्शन वॉज ई टू द पावर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ ऐड करना है तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह आपने माइनस एक्स रख दिया डिवाइडेड बाई टू। प्लस यहाँ पर देखिए
ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है आपको, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन होता है ना, इसका कुछ नाम होता है। इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना। और इसका पूरा नाम जो होता है दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, आपके जेई के सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी क्या होता है ना कि कभी आपको एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें पता हो तो वो सेहत के लिए बुरी नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसको हम कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद एक दो जगह प्रिलिपको वगैरह में कि कॉश साइन एच एक्स, कॉश एक्स, वैसे कॉश बोलते कुछ लोग इसको, है ना, तो कॉस एच एक्स लिखा है। तो बेसिकली ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है और ई की पावर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, मैंने ऐसे ही बस बता दिया आपको, है ना, स्टाइल मारने के हिसाब से कि हाँ इसको हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। इसको आप बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ोगे आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको कॉलेज के मैथ्स में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो आप अभी पढ़ोगे उसमें से बस थोड़ी थोड़ी चीज़ ज़्यादा आपने अगर अच्छे से अभी पढ़ लिया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। कॉलेज मतलब असली कॉलेज है, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो 11वीं 12वीं। आगे बढ़ा जाए, ये लिखे आप, चलो लिख लो लिखो लिखो आराम से, पूरा पूरा 1 मिनट देता हूँ मैं लिखने के लिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो इवन भी है और ऑड भी है। ऐसा होता है कि कोई फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है? सोचो, मतलब इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होना चाहिए और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या कोई फंक्शन है ऐसा इस दुनिया में? बताओ जल्दी। ग्राफ सोच सकते हो आप, है एक फंक्शन और वो इकलौता है ना। तो एक स्पेशल केस है तो अपन लिख लेते हैं, दी ओनली फंक्शन which is defined on entire number line which is defined on entire number line and is even and odd at the same time। छापो यहाँ तक, कोई गेस? इज वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नीचे लिखेंगे अपन। कोई टाइप नहीं किया अभी तक, थोड़ा वेट कर लो क्या। वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया? फिर सिंपली सी इज नॉट इक्वल टू 0। समझाता हूँ भाई ऐसा क्यों हो गया। आप ऐसा लिख लो कि चलो ऐसे ही लिख लो ना, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस के सामने लिखे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये इकलौता ऐसा फंक्शन होता है, ये इकलौता नहीं, एलिप्स नहीं होता। एलिप्स इज नॉट इवन अ फंक्शन, एलिप्स तो फंक्शन ही नहीं है, एलिप्स इज अ कर्व। कैसे पता चला सर कि एलिप्स कर्व है फंक्शन नहीं है? देखो
बहुत ही अच्छा डिस्कशन है। फंक्शन वो होते हैं अगर मान लो ये एक एलिप्स है, तो मैंने कोई x लिया यहाँ पर, एक x रखने पर आपको 2 y मिलेंगे, एक y ऊपर मिलेगा और एक y नीचे मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसकी मैपिंग बनाओगे तो मैपिंग के हिसाब से क्या आ जाएगा कि आपने इनपुट क्या दिया x1 दे दिया मान लो, और आउटपुट में क्या मिला आपको, y1 भी मिला और y2 भी मिला। तो आउटपुट में y1 मिला y2 मिला, मतलब x1 का आउटपुट ये भी है और ये भी है, तो एक के दो लफड़े हो गए ना, गड़बड़ हो गया, एक की दो इमेज नहीं हो सकती है फंक्शन में। तो एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब फंक्शन नहीं है। चलो ये बात छेड़ दिया आपने, अच्छा हुआ है ना, क्योंकि आगे जाके डाउट आते हैं, ये सब फंक्शन नहीं है। तो ये सर है क्या, दे आर जस्ट कर्व्स। सर कोई आसान तरीका बताओ ना कि हमको कभी कंफ्यूजन ही ना हो कि फंक्शन कर्व देख के कैसे बनाए। तो आसान फंक्शन में आपको ये बता देता हूँ कि मान लो मेरे पास ये वाला एक हाइपरबोला है, सॉरी पैराबोला है। आप क्या करो ना, कोई भी आपको फिगर दे रखा है उसमें एक वर्टिकल लाइन खींच लो। वर्टिकल लाइन शुड बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी ऐसी लाइन खींच लो, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल। वो अपन, अरे भाई ये मत सोच लेना, आपको भी जो मैंने मिनिमम 1-1 में हॉरिजॉन्टल लाइन बताई थी ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। उसका मतलब क्या होता था कि आपको बहुत सारे एक्स पर सेम वाई मिल रहा है, सेम वाई। तो ये तो मिनिमम हो गया कि ये 1 2 3 तीनों पर मान लो आपका वैल्यू y1 आ रहा है, तो 1 2 3 तीनों पर आपका एक ही वैल्यू आ रहा है। ये तो वैलिड फंक्शन है, ये तो वैलिड फंक्शन है जो मैंने अभी भी बनाया है। लेकिन अगर, वो तो मैं अलग बता रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टेस्ट तो अलग था। वर्टिकल लाइन वाले में क्या करते हैं अपन, एक ही एक्स पर 2 वाई आ रहे हैं, तो ये गड़बड़ है, एक के दो लफड़े हो जा रहे हैं ना, तो फंक्शन नहीं होता है ना। तो एलिप्स इज नॉट अ फंक्शन। आप बताइए, अब तो आप सब कुछ बता दोगे, सब कुछ बताओ। पैराबोला फंक्शन है ना, सर्कल इज अ फंक्शन ना, हाइपरबोला बिल्कुल नहीं। समझ गए ना, क्या ये एक फंक्शन है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया आपके सामने, इज इट अ फंक्शन, ना बिल्कुल नहीं। देखो वर्टिकल लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, खत्म, खेल ही खत्म हो गया। जैसे वर्टिकल पॉइंट लाइन आपने बनाई और आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक एक्स पर 2 वाई मिल रहे हैं, है ना, एक के दो लफड़े हो जा रहे हैं। तो चलिए, ये तो अपना एक मिसकंसेप्शन था, मैं बताना चाह रहा था इस चीज़ को उस समय, लेकिन शायद मेरे दिमाग से निकल गया, बट अच्छा हुआ आपने एलिप्स लिख दिया था कि मैं आपको समझा सकूँ। तो इकलौता फंक्शन क्या होता है जो इवन है और ऑड है, वो होता है y इज इक्वल टू 0, है ना, y इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, है ना, वो एग्जांपल अपन थोड़ा अलग रखते हैं। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट 0 नहीं है, कॉन्स्टेंट इज नॉट ए 0, तो इसको आप y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो। चलिए इवन ऑड का टेस्ट करते हैं। इवन ऑड का टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, इवन का टेस्ट करने के लिए आपको x की जगह माइनस एक्स रखना है। x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो फंक्शन एज इट इज आएगा, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, x का कोई टर्म है ही नहीं, तो आपको हमेशा वही आउटपुट मिलने वाला है। तो आपने x की जगह माइनस एक्स रखा और आपको सेम चीज मिल गई। सेम चीज का मतलब क्या हो गया, इवन है फंक्शन, सही बात है। तो अगर कांस्टेंट 0 नहीं है तो फंक्शन क्या है, इवन है। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट अगर 0 नहीं है तो फंक्शन इवन है। ये मैं आपको ऐसे एक साइड में एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर कांस्टेंट 0 है, y इज इक्वल टू 0, तो आपका फंक्शन क्या बनता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। चलो x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, ऑड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना यहाँ पे। तो समझ गया ना, अगर फंक्शन इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता, और अगर ऑड है तो वो इवन नहीं हो सकता है। और दुनिया में एक ही ऐसा फंक्शन है, एक ही ऐसा फंक्शन है जो इतना स्टाइलिश है कि वो इवन भी है और ऑड भी है, दैट इज y इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। y इज इक्वल टू 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। तो मैंने आपको एक छोटा सा, ये इसको अपन एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो x की जगह माइनस एक्स रखो, देखो आपने x की जगह माइनस एक्स रखा, कुछ भी रख दो भाई, आपको आंसर तो 0 ही मिलेगा। तो सेम आ गया क्या, हाँ बिल्कुल आ गया। मतलब आप क्या कह सकते हो, f ऑफ माइनस एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x, सेम आ गया, मतलब इवन। लेकिन आप में से एक बच्चा था, उसको और चुल समझते हो ना, उसने बोला कि नहीं नहीं सर, आप x की जगह माइनस एक्स रखो,
आपका आंसर आ रहा है 0, तो 0 को तो आप माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हो। समझो क्या कह दिया उसने कि ओरिजिनल फंक्शन क्या था 0, तो ये ओरिजिनल के जैसा आ गया कि हाँ बिल्कुल आ गया। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि ये माइनस ऑफ 0 आया है। अरे भाई प्लस 0 या माइनस 0 दोनों ही तो 0 होता है, तो उसकी बात भी गलत नहीं थी। उसकी बात भी गलत नहीं थी कि यार आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, वो 0 आ गया, 0 आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया तो इवन है। लेकिन अगर अपन उस 0 को माइनस 0 की तरह देखेंगे, माइनस 0 भी 0 ही होता है, तो इस केस में वो ऑड हो जाएगा। तो मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई कि ये वाला जो फंक्शन है ये इवन भी है और ऑड भी है। तो दिस इज इकलौता फंक्शन इस दुनिया में जो इवन भी है और ऑड भी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं। मतलब अगर आपका फंक्शन इवन आ गया तो वो ऑर्डर नहीं होगा अनलेस अनटिल वो y इज इक्वल टू 0 ना हो। बस y इज इक्वल टू 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस की बात है। तो ये मैंने आपको नोट लिखवाया था 1, फर्स्ट पॉइंट है नोट का। छोड़ो, फर्स्ट पॉइंट रहने दो। नोट 1 नोट 2 ही कर देते ना, कोई नहीं, किसी ने 2 बार काट दिया तो गाली मत देना। लिखो भाई सेकेंड, इफ एफ एंड जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी। इफ एफ एंड जी बोथ आर इवन और both are odd functions, then f into g will be even. But if any one of them but if ऐसा शॉर्ट में लिख लेते, if one is odd and the other is even, then f into g will be odd. ठीक है, समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो अपने पास दो फंक्शन है f और g। ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x और एक फंक्शन है g ऑफ x। देखो 2 सेकंड में समझा दूंगा मैं। अगर, और इसका रिजल्टेंट आप देखते हैं ऑड आएगा या इवन आएगा। अगर f ऑफ x इवन है और g ऑफ x ऑड है, सॉरी ऐसा कर लो पहले, g ऑफ x भी इवन है, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स ये भी इवन आएगा, है ना। अगर f ऑफ x ऑड है और g ऑफ x ऑड है तो भी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन आएगा। मतलब दोनों अगर इवन इवन है तो इवन आएगा, ऑड ऑड है तो भी इवन आएगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक एक बताता हूँ मैं याद करने की, कि इवन को आप प्लस साइन मान लो और ऑड को आप माइनस साइन मान लो। ठीक है, तो ये इवन जहाँ जाए वहाँ प्लस सोचो और ऑड की जगह माइनस सोचो और प्रोडक्ट कर दो। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस मतलब इवन, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, वो भी प्लस होता है, तो प्लस मतलब अगेन इवन। ठीक है, कोई लफड़ा ही नहीं, याद हो गया। अब आपसे अगर मैं बोल दूँ कि इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड बताइए क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऑड। क्यों, क्योंकि इवन को अपन प्लस मान लेते हैं और ऑड को माइनस। ऐसी एक ट्रिक है ना समझने की, इसका कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है प्लस माइनस के साथ कि इवन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं ऑड नेगेटिव होते हैं ना, इट इज जस्ट ए ट्रिक। तो अपने पास ये नेगेटिव आ जाएगा और मान लीजिए कि एक ऑड है और एक इवन है, तो ओवरऑल चीज़ क्या बनेगी अपने पास, ऑड ही बनेगी, विच इज़ अगेन नेगेटिव। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देते हैं अपन 2-3 और। पहले आप ये छोटा सा टेबल बना लो। देखिए एग्जाम्पल गिवन, फर्स्ट
एक फंक्शन ले लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर, और एक और फंक्शन ले लेते हैं हम एक्स क्यूब। ठीक है, सारी दुनिया जानती है कि एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। आप मन में कर सकते हो। देखो बच्चों, एक पॉइंट तक धीरे करना अच्छी बात है, अब आपको स्पीड बढ़ानी है। इवन कैसे? आपने माइनस एक्स डाला, कुछ फर्क पड़ा ना? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, तो इवन। आपने यहाँ पर माइनस एक्स डाला, फर्क पड़ा, नेगेटिव हो गया, ओरिजिनल था जो फंक्शन उसका नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑड। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोल दूँ कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये क्या होगा? इवन होगा या ऑड होगा? तो आप लोग क्या बोल दो कि डेफिनेटली ऑड होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ना, इसको प्लस मान लेंगे, इसको माइनस मान लेंगे। उस लॉजिक से आप ऑड कह सकते हो विदाउट इवन एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। बट अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यह आ जाएगा एक्स की पावर में 5, दिस इज ऑड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे मेरे सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। आपको हो सकता है कि वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, है ना? वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मुझे एक बार बताइए। थोड़ा सा विंडोज़ भी क्लोज कर देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। क्यों भाई? साइन एक्स मन में करके देख लो यार, क्या कर रहे हो? एक्स की जगह माइनस एक्स डालो। साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan एक्स। तो ये भी ऑड है। अब बताइए मुझे, दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो होगा क्या? ऑड इंटू ऑड, मतलब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, प्लस मतलब इवन। ठीक है, हाँ लिख लो इसको। लिखो आइडेंटिफाई इवन स्लैश ऑड। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब आप कुछ नहीं कह सकते। अभी साउंड चला गया होगा, अभी विंडो मैंने बंद कर दी। ठीक है, मतलब बहुत ही हैवी रेनफॉल हो रही है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही तेज। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हो आपके, आप क्लियरली इसका ग्राफ तो बना ही नहीं सकते हो, सपने में भी इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो आप। दूसरी बात यह है कि अगर आप इवन इंटू ऑड वाले लॉजिक से करोगे तो भी आप नहीं बता पाओगे। अच्छा, बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इवन प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन और ऑड प्लस इवन, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, इसका कोई आउटकम नहीं होता है ना। आप कह ही नहीं सकते हो कि ऑड प्लस इवन ऑड होगा ना, बिल्कुल नहीं। अरे एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर अगर ऐड होते हैं तो क्या ज़रूरी है कि वो हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा? ना, डिपेंड करता है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्लस और माइनस में भी इवन यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, है ना। यू कैन नॉट, इसको आप कैन नॉट बी कमेंटेड ऐसा लिख दो ना, नो कमेंट लिख दो सीधे। ठीक है, अगर आप चाहो तो। मैंने लिख दिया है, देख लो, 5 सेकंड तक आपकी स्क्रीन में रहेगा क्या लिखा है। ऑड इवन, इवन ऑड, ऑड ऑड, इवन इवन, प्लस माइनस, नो कमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ था, इस फंक्शन का आपको ऑड इवन बताना है। और सेकंड एक और क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहला वाला ऑड इवन किसी का आंसर आया? नहीं आया। क्या करते हैं अपन, x की जगह माइनस एक्स डालते, सेम आ गया तो इवन, और नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल आ गया, दोबारा आपका फंक्शन वैसे का वैसे ही आ जाता है तो इवन है। अगर
माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाता तो ऑड है। तो अपन ने क्या करा, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ माइनस एक्स डाल दिया। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स डाल दिया। साइन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स का क्यूब, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, साइन का तो स्क्वायर है, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना आपको। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माना मैंने। अरे भाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता ना, अगर तो माइनस साइन एक्स आ जाता, लेकिन फिर वो स्क्वायर है, उसको माइनस को खत्म कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस बीच में आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब। अगर अगर आपने माइनस साइन को कॉमन लिया जबरदस्ती, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, माइनस साइन को कॉमन ले ले तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। दिखाई दिया आपको, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? ये जो फंक्शन है ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है। तो मतलब जो आपने माइनस एक्स रखा जैसे ही, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, इवन या ऑड? अगर पहले जैसे आ गया तो आप इसको इवन कहोगे, दिस इज इवन फंक्शन। यहाँ पे आ जाते, अगर आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो देखते हैं क्या बनेगा भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई, वन माइनस एक्स माइनस हाँ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए मैंने क्या करा ना, यहाँ पे माइनस एक्स रख दिया और यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रखो आप एक्स की जगह माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखो हो क्या रहा है, ये रमेश माइनस सुरेश लिखा था पहले, रमेश माइनस सुरेश, अब क्या हो गया, सुरेश माइनस रमेश। देखो ना, ये सुरेश ही तो है और ये रमेश ही तो है, भूल के देखो भाई अच्छे से। वही वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था आपका, उसका नेगेटिव आ रहा है माइनस एक्स रखने पर, तो आपका जो फंक्शन आ रहा है या जो फंक्शन गिवन है दैट इज ऑड फंक्शन। ठीक है, थर्ड लिखिए, वन प्लस टू रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टू रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, ऑड इवन चेक करना है तो क्या करेंगे, हर बार एक ही तरीका, हर बार एक ही तरीका। पहला तरीका कि कैन यू ड्रॉ द ग्राफ, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ देन अपन ग्राफ से ही देखेंगे, है ना, कि सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट या नाइदर, है ना। और ग्राफ नहीं बना सकते हो तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो x की जगह अगर मैंने माइनस एक्स रखा, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रख देंगे। देखिए क्या बन जाएगा, वन प्लस टू की पावर में यहाँ पे x था, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, और इधर वन माइनस टू की पावर में माइनस एक्स। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा क्या, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, टू की पावर में माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख दूंगा, अगर वन प्लस वन अपॉन टू की पावर में एक्स, तो आप लोग रोने तो नहीं लग जाओगे, है ना, आई होप नहीं। उसी तरह से यहाँ पर भी वन माइनस वन अपॉन टू की पावर में एक्स, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेते, नीचे भी एलसीएम ले लेते। फर्स्ट इवन कैसे है, फर्स्ट इवन गलती से है, फर्स्ट को ऑड कर दो आप, सॉरी, माइनस एक्स है ना, सही बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इधर एलसीएम, इधर ध्यान दो आप, है ना, इधर आप अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन टू की पावर एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा क्या, टू की पावर एक्स प्लस वन, और नीचे क्या बचा, टू की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये आ गया आपका। कंपेयर करा अपन ने इसको ओरिजिनल फंक्शन से, ओरिजिनल फंक्शन में कंपेयर करा तो ऊपर क्या है, वन प्लस टू की पावर एक्स, इधर भी वन प्लस टू की पावर एक्स, नीचे के यहाँ पे वन माइनस टू की पावर एक्स।
यहाँ पे क्या टू दी पावर एक्स माइनस वन, मतलब जस्ट उल्टा है। तो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो माइनस एक्स रखने पर ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव आ जा रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे इस चीज़ को? दिस इज नथिंग बट एन ऑड फंक्शन। ये ऑड हो, तीनों ही ऑड हो गए क्या? हाँ, तीनों ऑड है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर पॉइंटिंग धनुश्री। आप लोग बता दीजिए दिया करो, है ना, कई बार जोश जोश में अपन होस्ट खो बैठते हैं। ये थर्ड हो गया। फोर्थ वाला देखिए, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इवन आउट बताना है। ग्राफ बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, एकदम औकात से बाहर है, इसका ग्राफ बन ही नहीं सकता अपने से। लॉग का ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन लॉग के अंदर एक्स प्लस रेडिकल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, देसी तरीका, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला आपने, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर आपके सामने जो चीज़ बनेगी, देखते क्या बनता है, माइनस एक्स प्लस, अंदर कुछ फर्क पड़ेगा ना, इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। तो आ गया। क्या आप यहाँ से कुछ कंक्लूड कर सकते हो? यहाँ से कुछ कंक्लूड कर सकते हो? क्या ये फंक्शन जो है ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव है या पॉजिटिव है या कुछ है? ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए बताओ? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये फंक्शन इवन आएगा, हाँ सॉरी ऑड आएगा। दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, कैसे भाई? सर आप तो एक चीज़ बता दो बस कि ये जो अपन ने माइनस एक्स डाला, वो डालने के बाद आपका जो लॉग आ रहा है वो ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव थोड़ी ना आ रहा है, ना ही ओरिजिनल फंक्शन जैसा आ रहा है। तो फोर्थ वाला ऑड कैसे हो गया? आदित्य नवले आपने ऑड लिखा है, बताइए इसका रीज़न बताइए। इतना आसान नहीं है कि आप उसको देखते ही ऑड बोल दो या इवन बोल दो। कुछ लोग तो इसको डायरेक्टली नैनो बोल देंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, स्टार लगा लो, जब भी आपको लॉग का क्वेश्चन मिलता है, लॉग 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 का क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको इवन ऑड में अगर आपको लॉगरिथम का क्वेश्चन मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा, जैसे ये y की जगह मैं एफ ऑफ एक्स डाल देता हूँ, आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो। ठीक है, तो एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत दिनों बाद दिया है मैंने टिप, लिखिए। इन केस of logarithmic function, always try to add or subtract f of x and f of minus x। क्यों भाई? क्योंकि अपने को बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर होती हैं। जैसे आप दो लोग बोल रहे हो कि ऑड है, मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को पहले ऐड करके देखा, ऐड करके अगर कुछ रिजल्ट आ गया तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर क्या लिखा, लॉग ऑफ एल एन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है, एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भाई लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग मसाला प्लस लॉग नालायक, क्या हो जाता है, लॉग मसाला इंटू नालायक। तो ये चीज़ हो जाएगी लॉग ऑफ, दिख रहा है आपको? जल्दी बता देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं एम फॉर मंकी कह देता हूँ, इसको एन फॉर नालायक कह देता हूँ। तो एम इंटू एन हो जाएगा, अगर ये एम है और ये एन है तो समझ गए होंगे ना आप लोग, बहुत होशियार हो। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एलिफेंट प्लस कैमल, इधर क्या लिखा है, एलिफेंट माइनस कैमल। हाँ, और इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या होता है, एलिफेंट प्लस कैमल इंटू एलिफेंट माइनस कैमल, क्या हो जाएगा, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिफेंट स्क्वायर, मतलब
1 प्लस एक्स के एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल, माइनस कैमल स्क्वायर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, क्लियर, एक्स स्क्वायर ओ तेरी किचक किचक लॉग वन, लॉग वन कितना हो गया 0। ओ मतलब प्लस करने पे 0 आ गया ओपी। तो प्लस वाला क्या होता है ऑड होता है ना, समझ में आ गया। प्लस करने पर अगर आपका फंक्शन 0 हो रहा है तो वो ऑड फंक्शन है, और अगर माइनस करने पर 0, तो आप माइनस करने की जरूरत थोड़ी है, अगर भाई प्लस कर दिया है तो माइनस मत करो, अगर प्लस करने पे 0 नहीं आता तो आप माइनस जरूर करते हो उसको एक बार और, है ना, क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खेल खेलना पड़ता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना, ये टिप याद रखना, आपको मॉड्यूल में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली अपना लेक्चर 13 होगा, है ना। मैंने आज चेंज नहीं करा था पेज क्योंकि अपन कंटिन्यूटी बनाना चाह रहे थे, बट सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए ना, इस कारण थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके चलिए, तो अगला टॉपिक जो है आपका इवन ऑड जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, और आपको कोई क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। हम लोग अभी मॉड्यूल की क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। लिखिए कंपोजिट फंक्शन, लिखो भाई composite of a uniform and non-uniform। पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, कॉम्पोजिट क्या होता है भाई, पहले डेफिनेशन लिख देते तो धड़ाधड़, है ना। चलिए लिखिए, एक साथ लिखिएगा मेरे साथ, मेरी स्पीड के हिसाब से लिखो आप, क्योंकि लिखने में अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझने में दिमाग लगाना है। तो अगर हमारे सामने कहा गया कि एक फंक्शन है जो कि ए से बी तक डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, कोडोमेन क्या हुआ नहीं बोल रहे आप, समझ ही नहीं रहे, सुनो, कोडोमेन ए, सॉरी उल्टा कह रहे हूँ, डोमेन ए कोडोमेन बी, रेंज नहीं पता, रेंज तो भाई मेहनत से निकलता है। अगर एफ ऐसा फंक्शन है और जी आपका ऐसा फंक्शन है, आपको गिवन है, ठीक है, जी इज गिवन एज सम फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, डोमेन बी कोडोमेन सी, बी टू फंक्शंस बी टू फंक्शंस, लिखो आगे, देन the function gof a to c defined by gof x, ठीक है, गॉफ ए टू सी, मैं आपको सब समझाऊंगा, पहले आप लिख लो। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है पहले, है ना, मेरे को याद है अच्छे से, हमने थोड़ा क्या काफ़ी पढ़ा है। ये होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड composite of the two functions।
यहाँ से आपको समझ में आएगा। ऊपर वाली जो चीज़ है वो अपन बाद में समझ लेने के बाद समझेंगे डायग्रामेटिकली। ध्यान से देखिएगा अभी ना, एफ और जी को अपन डायग्रामेटिकली समझ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो मशीन है, एक मशीन है एफ नाम की, मतलब उस मशीन को अगर आप इनपुट के रूप पे एक्स देते हो तो वो आउटपुट के रूप में क्या दे रही है, एफ ऑफ एक्स। यहां तक तो हमारी जिंदगी बहुत आसान थी, लेकिन फिर एक और मशीन आई जी। उसने बोला, क्या बोला एफ को कि यार तुम्हारा जो भी आउटपुट आ रहा है यार वो मुझे इनपुट दे दो। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एफ मशीन ने जो आउटपुट दिया वो आउटपुट जो है अब जी मशीन के लिए इनपुट बन गया। ठीक है, तो जी को इनपुट के रूप में क्या मिला, ये जी ऑफ एक्स मत लिखो, आप सिर्फ जी लिखो, है ना। हाँ भाई देखो ध्यान से, जब इनपुट के रूप में x मिला था तो आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स। और जब इनपुट के रूप में एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा, किसको मिला इनपुट, जी को, क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन के आउटपुट बाहर आएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको यहाँ फाइनल लिख सकते हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको फाइनल आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो डायग्रामेटिकली हो क्या रहा है वो मैं आपको भी समझाता हूँ कि जो x को, सॉरी, जो फंक्शन f को इनपुट मिला है वो था x, और इसने जो आउटपुट दिया है वो क्या है, f ऑफ x। अब इसका आउटपुट g के लिए इनपुट बन गया। ठीक है, तो g को क्या मिला इनपुट पे, f ऑफ x, तो g ने आउटपुट पे दे दिया g ऑफ f ऑफ x। भाई देखो यार, g ऑफ समथिंग, जो g ऑफ इनपुट होता है बेसिकली, तो जो इनपुट मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो इनपुट के रूप में अपने को f ऑफ x मिला, तो g ऑफ f ऑफ x, ये आपका एक तौर से फाइनल आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जा रही हैं। अच्छा, अब अपन जो डेफिनेशन है उसको एक बार और पढ़ते हैं। अब आपको एक बार में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए एक फंक्शन है, वो ए टू बी डिफाइंड है। ए टू बी डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि उसका डोमेन जो है वो सेट ए है। डोमेन एक्चुअल डोमेन भी हो सकता है और कटा पिटा डोमेन भी हो सकता है। मैंने आपको ये भी समझाया कि डोमेन को हम काट छाट के भी देते कई बार, जैसे साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, लेकिन मैंने कई बार यहाँ पे -1 से 1 लिखा है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मैंने डोमेन को काट दिया। तो जो भी हो, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका डोमेन होगा दैट विल बी ए, और एफ का जो को डोमेन होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, अच्छा, मतलब f जो आउटपुट देगा वो इस सेट के अंदर से ही देगा। इतना तो समझ रहे हो, डोमेन रेंज नहीं होता है, सॉरी को डोमेन जो होता है वो रेंज के बराबर नहीं होता है, लेकिन को डोमेन जो होता है वो रेंज को एक तरीके से डिफाइन कर देता है कि आपका ये डोमेन है और ये को डोमेन है। तो यहाँ से जो भी आपको मिला है यहाँ पर, ये पूरी चीज़ जो आपके सामने चार डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, चारों डॉट्स के नाम क्या है, ABCD। तो ABCD कंप्लीट क्या है, को डोमेन, और रेंज क्या है, ABC। लेकिन को डोमेन के अंदर से ही तो रेंज आ रहा है ना। को डोमेन क्या था आपके पास, पूरा सेट बी, और उसी में से 3 एलिमेंट जो है दे आर फॉर्मिंग रेंज। तो को डोमेन ही रेंज को डिफाइन करता है एक तरीके से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन f यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है और g यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, और ये दो फंक्शन है। देन द फंक्शन गॉफ, गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा देखते हैं। f ने क्या आउटपुट दिया होगा, ये वाला आउटपुट दिया होगा, और इनपुट क्या लिया होगा, ये, मतलब f ने ये इनपुट लिया सेट a से, आउटपुट दिया सेट b, आउटपुट दे दिया सेट बी। अब वही सेट बी जो है, वही सेट बी जी के लिए इनपुट बन गया, जी के लिए इनपुट बन गया, और जी ने आउटपुट क्या दिया, कंप्लीट सेट सी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप आगरा से बॉम्बे जा रहे हो, बॉम्बे से कैलकाटा जा रहे हो, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यू आर डायरेक्टली गोइंग, यू आर अल्टीमेटली गोइंग फ्रॉम आगरा टू कैलकाटा। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो गॉफ फंक्शन आएगा वो क्या होगा, आगरा टू कैलकाटा होगा। ठीक है, ए टू सी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देन द फंक्शन गॉफ ए टू सी डिफाइंड बाय गॉफ एक्स। गॉफ एक्स को क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ द टू फंक्शन। इसको अपन कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट का एक मैं आसान सा हिंदी में आपको अगर सेंटेंस बोलूंगा तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझ में आ रहा है? जैसे ये लिख दिया मैंने आपको साइन एक्स, क्या है कंपोजिट ना, साइन के अंदर तो सिंपल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ साइन के अंदर कॉस एक्स,
तो हाँ, अब ये कंपोजिट है क्योंकि साइन के अंदर एक अलग फंक्शन है कॉस, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए फंक्शन जी है और उसके अंदर एक और फंक्शन एफ, ठीक है। लिख लो यहाँ तक, आप पहले लिख लिया होगा आपने, समझाने का कुछ है नहीं अभी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डायग्रामेटिकली तो हम लोगों ने समझ लिया, डायग्रामेटिकली तो हमको ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलता है इसमें कि हाँ चल क्या रहा है एक्चुअली। ओके, दो तीन नोट लिखने चाह रहे हैं अपन। देखिए एक तो सब्जेक्ट थोड़ा सा, चलो लिखते हैं नोट में। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, दैट इज द इमेज ऑफ एवरी, द इमेज of every x belonging to A under the function gof is the G image of F image of X। लिख लो, कुछ ऐसा बहुत भारी भरकम चीज़ ऐसी समझने लायक नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ, पहले लिख लो। ये जो गॉफ फंक्शन है ना, देखो इधर देख लो एक बार, तो इसको बोलते क्या अपन, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। बस बोलचाल की भाषा है ना, क्योंकि होता क्या है, जी की इमेज लेना क्या होता है, जी ऑफ एक्स। जी की इमेज लेना क्या होता है, जी ऑफ एक्स। आई होप ये तो अपन ने पढ़ रखा है ना, जी की इमेज लेंगे तो जी ऑफ एक्स कहलाता है वो। लेकिन जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, ऐसा आप इसको ज्यादा हाईफाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन मिलता है, इन ए क्वेश्चन, इन ए फंक्शन, इफ अ फंक्शन डिफाइंड एज जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता हो तो आप समझ जाना तुरंत कि गॉफ एक्स की बात कर रहा है। सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको सॉरी लिखवाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई इधर प्लीज, हाँ भाई एफ ने आउटपुट क्या दिया, बी दिया आउटपुट, और वही आउटपुट जी फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रहा है। नहीं आया समझ में? जो एफ ने आउटपुट दिया है, आप लोग बोलोगे कि सर एफ का आउटपुट बी थोड़ी ना है, ये तो कोडोमेन है। ठीक है, माना कोडोमेन है, बट इसको अपन थोड़ी देर के लिए आउटपुट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन के अंदर से ही तो आउटपुट आएगा ना। अरे भाई कोडोमेन के अंदर का ही कुछ ना कुछ आउटपुट बनेगा, रेंज बनेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए अपन आउटपुट की तरह मान लेते हैं। एफ ने आउटपुट क्या दिया, बी दिया, और वही आउटपुट जी के लिए इनपुट बन गया। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि जी का डोमेन, जी की औकात जितनी है वो उतना ही ले पाएगा भाई। मान लो जी की औकात है कि वो -2 से 2 के नंबर्स ही ले सकता है बस, और एफ ने जो आउटपुट दिया है वो -5 से 5 दे दिया है, तो मतलब एफ ने जो आउटपुट दिया है वो जी की औकात से ज़्यादा दे दिया है। जी इतना तो ले ही नहीं सकता है, इतना आउटपुट तो जी ले ही नहीं सकता जितना एफ ने दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एफ का जो आउटपुट होगा, वो जी के डोमेन के हिसाब से होना चाहिए, जी के डोमेन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी की जितनी औकात है लेने की, उतना ही एफ को आउटपुट देना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो ये है कि जी की जितनी औकात है, एफ का आउटपुट उतना ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, जितनी इसकी औकात है उतना ही आउटपुट होना चाहिए। अगर बराबर हो गया एग्जैक्ट तो बहुत अच्छी बात है भाई।
लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है, और कम हो गया तो भी कोई लफड़ा नहीं। मान लो ये ले सकता है -2 से 2, और इसने क्या दिया, इसने दिया -1 से 1, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई -2 से 2 के अंदर ही तो है ये वाली चीज़, ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेंज और इसका डोमेन, इन दोनों में जुगलबंदी होनी चाहिए कि डोमेन जो है इसका वो इसकी रेंज के बराबर हो या उसका सुपर सेट हो, नॉट सबसेट, सुपर सेट, उससे थोड़ा बड़ा हो। जैसे -2 से 2 से थोड़ा सा बड़ा है ना, तब जाके उसको एक्चुअली ले पा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं वही चीज़ लिखवाऊंगा अभी। पहले अपन इसको, अब अपन इसको लिख भी लेते हैं, है ना। लिखने से पहले एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये लिख दिया मैंने ln ऑफ साइन ऑफ x। ln की जगह log लिख देते हैं, log टू द बेस 10। तो log फंक्शन है बाहर वाला फंक्शन, और अंदर वाला फंक्शन कौन है, इसको g बोल देते हैं। अंदर वाला फंक्शन कौन है, इसको f बोल देते हैं। देखो यहाँ पर जो डोमेन और रेंज का खेल है, क्या वो अच्छे से बैठा हुआ है, देखते। जो साइन एक्स आउटपुट देगा वही आउटपुट इनपुट के रूप में लॉग को मिलेगा। तो साइन एक्स देता कितना आउटपुट है, -1 to 1। क्या -1 to 1 सारा इनपुट लॉग अच्छे से ले सकता है ना? हमने 1000 बार पढ़ा है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो 0 to इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी जीरो आइदर, इट शुड बी 0 to इन्फिनिटी। और दे क्या रहा है ये, -1 to 1। तो इसमें जो नेगेटिव नंबर छुपे हैं वो किसी काम के नहीं है लॉग के। लॉग ये -1 to 0 ये तो ले ही नहीं सकता ना यार। और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 to 0 to 1। हाँ, ये वाला चीज़ ये लॉग ले सकता है, 0 to 1 लॉग कैन टेक, लेकिन -1 to 0 लॉग नहीं ले सकता है। तो वही चीज़ मैं समझा रहा था कि ये एक परफेक्ट कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं होगा, ये अच्छा कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा कॉम्पोजिट फंक्शन कब होता है, जब अंदर वाले का रेंज बाहर वाले की डोमेन से छोटा हो या बराबर हो। अंदर वाले का रेंज, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले की डोमेन से या तो छोटा हो या तो बराबर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया था, ज़्यादा आ गया था। ठीक है, उस चीज़ को अपन अंग्रेजी में लिख लेते हैं। लिखो g of f gof is defined only if for all x belonging to a, f of x is an element of the domain of G, so that we can take, देखो लिखा क्या है, गॉफ इज डिफाइंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, अंदर वाला जो फंक्शन है f, अंदर वाला f है ना, हाँ, f इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ g, मतलब g की जितनी औकात है f उतना ही दे या उससे कम दे, उससे ज़्यादा ना दे, so that we can take its g image। ठीक है, in short, in short, for g of f of x to be defined, the range of f must be a subset
ऑफ द डोमेन ऑफ जी। समझ गए? जो अंदर वाला फंक्शन का रेंज है वो बाहर वाले की डोमेन से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने सबसेट लिखा, प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है। प्रॉपर सबसेट में छोटा ही होता है हमेशा। सबसेट में चांस होता है कि छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, गॉफ is not equal to fog in general। मतलब कभी धोखे से हो गया तो ऐसा मत बोलना मेरे पे आके कि सर आपने तो बताया था गॉफ और फॉग बराबर नहीं होते। लगभग नहीं होते हैं ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर हो गया तो तुक्के से हुए। तो आप कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि सर गॉफ और फॉग बराबर है ना, दे आर नॉट। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। If f of x is equal to log of क्या लिखा है, 2 log x to the base 10 plus 2 divided by minus x to the base 100x and g of x is equal to fractional x। ठीक है, आपको f of x दे रखा है बड़ा भयानक सा फंक्शन, और g of x दे रखा है बड़ा क्यूट सा फंक्शन, है ना, कर्ली ब्रैकेट x, और आपको ये कह रहा है कि if the function f of g of x exists, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, then find the range of g of x। g of x की आप रेंज निकालिए। देखते हैं अपने, आराम से देखते हैं। पहले आप छाप लो क्वेश्चन को। क्या करना है आप लोगों को, फॉग एक्स निकालना है। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब आपको बताना है कि ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जी ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी। गधों की तरह ये मत बोल देना कि जी ऑफ एक्स की रेंज होगी वो 0 to 1 तो होती है। आपने पढ़ा है ना, कर्ली ब्रैकेट जो होता है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1। ग्राफ भी याद होगा, ऐसे रिविजन के लिए बता रहा हूँ। ग्राफ ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ये है। रेंज क्या होगी इसकी, 0 to 1, ये 0 है ये 1 है। लेकिन आप डायरेक्टली मत बोल देना 0 to 1, इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आपको। इसकी रेंज 0 to 1 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन बनाया जा रहा है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने के हिसाब से उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो फॉग अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ध्यान से देखिए, ये जी अंदर है, तो अंदर वाले की रेंज क्या होगी, अंदर वाले की रेंज होगी, मान लो अपन ने आर ऑफ जी लिख दिया, अंदर वाले की रेंज, और बाहर वाला फंक्शन क्या है बच्चों, एफ, और बाहर वाले फंक्शन एफ का डोमेन, दोनों में क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। मैं फिर से समझा रहा हूँ, बहुत इजी है ना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, अंदर वाले की जो रेंज है, जो अंदर वाला आउटपुट दे रहा है, और जो बाहर वाला है वो कितना इनपुट ले सकता है, कितना उसकी लेने की औकात है, वो होता है डोमेन। तो कितना इनपुट वो ले सकता है वो हो गया डोमेन ऑफ, सॉरी डोमेन ऑफ एफ आएगा ना, मिस्टेक हो गया। तो बाहर वाले की डोमेन और अंदर वाले की रेंज,
दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स होंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ योर कॉम्पोजिट फंक्शन, या ऐसा लिख दो आप, डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है कि इनपुट फंक्शन की रेंज और बाहर वाला जो फंक्शन है उसका डोमेन, इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए बस। तो बाहर वाले की रेंज ऑफ जी क्या है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज तो अपने को पता है, ये होता है 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। इसका इंटरसेक्शन अगर आप, ये मैंने इसका रेंज लिख दिया है, और अंदर वाले का डोमेन मतलब फंक्शन एफ का डोमेन क्या है वो तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डोमेन ऑफ एफ निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। डोमेन ऑफ एफ कैसे निकालिएगा डोमेन, देखिए लॉग का आर्ग्यूमेंट और लॉग का बेस। बहुत क्वेश्चन करे अपने प्रीलिको में, बहुत सारे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपको एकदम एकदम आसान लगना चाहिए। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे आप कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, लॉग का आर्ग्यूमेंट है 2 log x to the base 10 plus 2 divided by minus x, this should be positive। और log का बेस क्या 100x। एट द सेम टाइम लॉग का जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बस ये तीनों कंडीशन में एंड लगा मतलब इंटरसेक्शन निकालना अपने को, निकाल लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। ये जो माइनस एक्स है इसको प्लस एक्स बना देते, इसको प्लस बना के इसको रिवर्स कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो यू कैन राइट इट एज log of x to the base 10 plus x अपॉन x, ये हो गया लेस दैन 0, ठीक है। और यहां से आ जाओ आप, log of x to the base 10 plus 1, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी वही मैं सोचूं यार क्या हो गया एकदम से, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे और 2 को डिवाइड भी कर दोगे, तो 2 हटा दो ना यहाँ से यार, क्या कर रहे हो, इधर 1 लिख दो। और यहाँ पर आ जाओ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपन क्लूलेस हो गए ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इधर आ जाओ, 100x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब x ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि x तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, और अपने को ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन का वैसे भी इंटरसेक्शन लेना है, तो x तो पॉजिटिव वैसे भी होना ही चाहिए। समझो मेरी बात फिर से ना, कि दूसरी कंडीशन के हिसाब से x पॉजिटिव है, और दूसरी कंडीशन और पहली कंडीशन में वैसे भी इंटरसेक्शन लेना है। तो ये चीज़ से सीखना आप ध्यान से कि ये वाला जो x है, x पॉजिटिव सीख लिया अपन ने, तो x तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही होगा। पॉजिटिव नंबर को अपन इनइक्वालिटी से हटा देते हैं, तो ये नंबर पॉजिटिव, तो इसको आप इनइक्वालिटी से हटा सकते हो। तो आपके सामने बनेगा क्या, आपके सामने जो चीज़ बनेगी दैट विल बी log of x to the base 10। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर को मैंने पॉजिटिव ऐसे ही मान लिया, क्योंकि यहाँ से भी अपन पॉजिटिव निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन लेंगे, तो मतलब x को अभी से पॉजिटिव मान लो, x को पॉजिटिव मानना एकदम सही चीज़ है। ओके, तो क्या बन जाएगा, log of x to the base 10 plus 1 is less than 0। तो ये बन जाएगा log of x to the base 10 लेस दैन -1, ठीक है। बेस 1 से बड़ा है क्या, हाँ 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में पढ़ा है अपन ने, तो 10 to the power -1 मतलब 1/10, ठीक है। x लेस दैन 1/10, x ग्रेटर दैन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1/100। ये तीनों का इंटरसेक्शन अपन 2 सेकंड में ले लेंगे। 1/10 और 1/0, 1/100, 1/10 कौन छोटा है, 1/100 छोटा है ना, तो 1/10 ये बना दिया मैंने, x 1/10 से छोटा होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और x 1/100 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉलो। कॉमन एरिया क्या है आपका, ये इस कॉमन एरिया में कुछ कुछ फॉलो आ गया अपने पास, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0 से लेकर 10, 1/10 सॉरी, माइनस ये 1/100 आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
ये जो x आया आपके पास, ये क्या है? दिस इज डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो होना चाहिए रेंज ऑफ इनपुट फंक्शन। ध्यान से देखो, आपका जो इनपुट फंक्शन था वो ये था, इसकी रेंज 0 to 1 नहीं होगी ना, इसकी रेंज वो होगी, इसकी रेंज वो होगी जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ ऑफ एक्स की औकात जो लेने की है वही जी ऑफ एक्स की औकात होनी चाहिए देने की। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? सेम यही होना चाहिए, है ना? लिख लो, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स should be same as डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डिटेल में हम लोग कल देखेंगे, थोड़ा सा टाइम एक्सीड हो गया, ज़्यादा हो गया। आपका मॉड्यूल में मैंने जितना होमवर्क दिया है, कितना दिया है मैंने आपको मॉड्यूल में? 1 to 20 दिया था मेरे ख्याल से। तो अभी आपको क्या करना है मॉड्यूल में? 1 to 45 करना है ना? सॉल्व इट ऑल। 1 to 45 तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 12th का मॉड्यूल है, 11th का नहीं। चलिए, तो इसको एक बार रिवाइज करो, लास्ट वाले क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।